आइए देखिए, आजकल चैप्टर 2 करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स। वहाँ नोट्स करिए, इजी लैंग्वेज अच्छे से आसानी से कवर किया जाएगा, आपको आसान समझ में आएगी आपको। देखिए पहली बात हुई है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। भाई जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका कुछ तो प्रिंसिपल होगा, अपने आप में कुछ उसकी वैल्यू होगी, कुछ सिस्टम होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ है और प्रोपोजिशन फॉर दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर द सिस्टम ऑन बिलीफ और बिहेवियर और चैन ऑफ रीजन। क्योंकि हर चीज के पीछे क्या है, एक रीजन है, एक चैन बना हुआ है, हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक डिसीजन भी कई चीजों को खराब कर सकता है, ठीक है। आपका मैनेजमेंट थोड़ा सा गलती हुआ तो आगे कई चीजों को खराब हो कर सकता है, तो एक चैन से बना हुआ है, तो उसका अपने आप में कुछ सिस्टम होता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है तो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है ना। कि ये कौन डिसीजन लेता है, जो मैनेजर डिपार्टमेंट होगा, जो मैनेजरियल पर्सन होंगे वो डिसीजन लेंगे इसका। मेकिंग एंड बिहेवियर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट rigid as principle of science as this deals with the human behavior and thus are to be applied creatively given the demand of the situation। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो हमने मैनेजमेंट कर लिया या हमने पहले से करते चले आ रहे हैं उसी को आगे फॉलो करते चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि जैसी सिचुएशन की डिमांड रहेगी, जब जैसा जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, डिसीजन लेना रहेगा। और डिसीजन कौन लेगा, मैनेजरियल पर्सन लेंगे, डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखते हुए लेंगे कि जब जहां जरूरत पड़ा वहां पर हमको तुरंत क्या होना चाहिए, डायनेमिक। जब हम पढ़ाए थे ना, हम लोग पढ़े थे, क्या होगा हमारा मैनेजमेंट डायनेमिक रहेगा, जो कि हाँ जिसमें चेंजिंग मोड पर रहेगा हमारा, कभी भी अपडेट हम कर सकते हैं उसको। तो जब जहां पर जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम डिसीजन सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से हम डिसीजन करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल कहता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। अब इसका नेचर क्या है, द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एक्सपर्ट। नेचर बताइए आपको क्या क्या देखो यहाँ पर। एक तो क्या है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, एक जनरल गाइडलाइंस, अभी सब डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, तो देख लीजिए पहले आप। एक है इसमें प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन है, या फ्लेक्सिबल बिहेवियरल और कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और कॉन्सेप्ट। एक एक चीज को हम लोग अलग अलग डिस्कस भी करते जाएंगे। मतलब मेन क्या है इसका नेचर प्रिंसिपल यही है, ठीक है। फिर पहले एक एक बात करते हैं हम लोग। पहले अगर बात करते हैं हम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की, तो वो मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जो कि एक जगह नहीं सब जगह फॉलो होता हो ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइजेस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा बिजनेस से हम कोई प्रिंसिपल मैनेज कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जरूर हम प्रिंसिपल लगा रहे हैं अपने यहाँ, कि मेरा सिद्धांत है वो किसी और में नहीं होगा, सब में होगा। पैकेजिंग करनी है, सही से करना है, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन टू ऑल है, यानी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, जिसको एक को नहीं सबको फॉलो करना है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जो कि एक नहीं हर जगह कॉमन टू ऑल, सब लोग फॉलो करेगा उस चीज को। दूसरा है जनरल गाइडलाइन, दे आर जनरल गाइडलाइन टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम एज द बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। तो बिजनेस का सिचुएशन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कम किसी कभी ज्यादा, कोई एक्सपेंसेस कम ज्यादा होते रहते हैं। हाँ इसलिए गाइडलाइन भी मेरा क्या हो सकता है, क्या फिक्स कर दे क्या हम लोग, ठीक है ना। जैसे गाइडलाइंस आर अबाउट बट डू नॉट प्रोवाइड स्टेट सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम जो आ रही है, जो एक दूसरा सॉल्यूशन आया है वही सॉल्यूशन सब पर लागू करें। अरे जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन, छोटी प्रॉब्लम छोटा सॉल्यूशन, बड़ी प्रॉब्लम बड़ा सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप के रहेगी डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन। तो छोटे में कम हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, जो बड़े स्तर पर प्रॉब्लम रहेगी उसको उसी स्तर पर जाकर सॉल्व करना पड़ेगा हमको। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि ये चीज को सबसे हम बांट दें, सबसे सही कर लें, एक डिसीजन से नहीं सबका। क्योंकि हमेशा बिजनेस क्या होगा, हमारा सिचुएशन हमेशा कॉम्प्लेक्स रहेगा और डायनेमिक रहेगा, और यही रहता भी है। हर बिजनेस का सिचुएशन एक जैसा हमेशा नहीं रहता, 12 महीने समान नहीं चलता बिजनेस, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। सिचुएशन बहुत सारे
सर्कमस्टांसेस आते रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइन भी हमारी जनरल चलती रहती है, जनरल गाइडलाइन होती है कि ऐसे सिचुएशन में ये करना है, ऐसे ये करना है, ऐसे भी करना, मतलब हर तरह का सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और उसके हिसाब से गाइडलाइन जारी किया जाता है, तो बोलते हैं जनरल गाइडलाइन जो सबके साथ हो सकती है, ठीक है ना। तो किसे आ रहा है अब, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये कैसे होगा फॉर्म बाय, दे आर फॉर्म नॉलेज एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ मैनेजर्स, जो मैनेजर होते हैं डिसीजन लेते हैं, अब जैसा सिचुएशन होता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो लोग डिसीजन लेते हैं, जब डिसीजन लेते हैं फिर देखते हैं कि हमारा डिसीजन लिया था हमने, क्या मेरा डिसीजन सही था, कहीं मेरे से गलत नहीं हो गया, एक्सपेरिमेंट इसमें हो रहा है, एक्सपीरियंस तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, जो हमने कोई नया डिसीजन लिया है नए पॉइंट पर और हमें सफलता मिल गई हमको, तो हमसे सीखेंगे ना, अच्छा हुआ, मान लो डिसीजन में खराब फ्लॉप हो गया, जो हम सोचे थे वो काम नहीं हो पाया, तो उससे हम सीखेंगे भी तो कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा सिचुएशन, तो उस टाइम में इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो इसमें फेलियर हो गए थे हम लोग, इसमें सीखने को मिलता जाएगा हम लोगों को, तो ये इसमें आपका एक्सपेरिमेंट भी काम आता है, पीछे कितने सालों का होगा ना एक्सपीरियंस, तो आपका एक्सपीरियंस भी काम आ रहा है, और एक्सपीरियंस कैसे आया है, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट कर कर क्या हो गया है, आप एक्सपीरियंस भी हो गए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली नॉलेज बढ़ा है आपका, और वही नॉलेज काम करेगा क्या करने के लिए, आपको प्रिंसिपल बनाने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए। इसके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, कभी किसी का कोई काम नहीं उसका, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास उस तरह का कोई नॉलेज नहीं है, तो कैसे करेगा मैनेजमेंट, फ्रेशर्स जो होंगे कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी कोई चीज फेस नहीं किया है, जब फेस करेंगे तब तो करेंगे मैनेजमेंट, फेस नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको जरूरी होता है इसके लिए कि आपको एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस दोनों जरूरी है। चलो अगला आ रहा है फ्लेक्सिबल, तो तुमने वहाँ ही बात किया था, फ्लेक्सिबल क्या होता है, दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एंड कैन बी अडॉप्टेड एट द नोटिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये बात तो बार बार हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या हमारा डायनेमिक होता है, वही बात है, अगर आप बात समझ में आ रही है आपको, तो चीज को बार बार आपको सामने पेश किया जा रहा है, हम बार बार जब कह रहे हैं ये बात को कि सिचुएशन क्या कभी समान नहीं रहेगी, तो डिसीजन भी क्या रहेगा, समान नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, मोड पर रहेगा हमारा, जैसा सिचुएशन लिखा होगा सिचुएशन डिपेंड करेगा, जैसा सिचुएशन वैसा ही क्या होगा हम लोग का प्रिंसिपल काम करेगा, गाइडलाइन काम करेगा हमारा। फिफ्थ आपका है मेनली बिहेवियर, क्या है, सिंस द प्रिंसिपल एम एट influencing complex human behavior, they are behavior in nature, क्योंकि जाहिर सी बात है मैच कौन कर रहा है, पर्सन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, अदर पर्सन के लिए ही कर रहा है, तो पर्सन कर रहा है, पर्सन के लिए कर रहा है, तो बिहेवियर ध्यान रखना जाएगा कि किस तरह का उसकी सोच क्या है, किस तरह का बिहेवियर काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेनली बिहेवियर डिपेंड करता है। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दे आर intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in various situations। फिर बात आ गई कि जैसा आपके कॉज होगा, जो इफेक्ट, जैसा इफेक्ट पड़ा है रिलेशनशिप पर, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, उसी अकॉर्डिंग फिर प्रिंसिपल बन जाएगा आगे के लिए। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट, देखो बिजनेस में कॉन्टिजेंसी बनी रहती है, कॉन्टिजेंसी मतलब ये होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है 100% क्लियर नहीं है हमको, कल मेरे साथ क्या होगा कोई जानता है, किसी को पता है, तो फ्यूचर बारे में जानकारी होती है, कॉन्टिजेंट होता है कुछ चीजें। सुबह हम लोगों ने या किसी शॉपकीपर सुबह कोई अपनी शॉप खोला, ठीक है, क्या उसको पता है कि आज दिन भर में कितना दुकानदारी होने वाला है, कितने कस्टमर आने वाले हैं, कितना सेल होने वाला है, पर सुबह सुबह वो खोल के बैठ गया, देखिए कितना क्या होता है, वो तो लास्ट में हम चलेगा रात होने के बाद कि क्या आया क्या गया, इसलिए हर चीज क्या है कॉन्टिजेंट है। 2 दिन दुकान बंद करके बैठ जाएंगे तो क्या लगेगा, कैसे मन करता है कि बहुत नुकसान हो गया, भले कस्टमर आए 2 दिन खोले होते और कस्टमर कम ही आए होते, 2 दिन बंद कर दिए, हाँ, तो हमको पता नहीं होता ना कब आने वाले कब नहीं आने वाले हैं, यहाँ तक कि दिन भर बैठे रहो, अगर 10 मिनट में उठोगे ना उसी 10 मिनट कस्टमर आ जाएंगे ऐसा हो जाता है, इसलिए ये कॉन्टिजेंट है बना रहता है। तो देयर अपने इवेलिटी डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, फिर भी बता गई, at a particular point of time the application of has to be changed as per the situation। फिर वही बात घूमते सामने आ गया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सिचुएशन पर क्या हो जाएगा एप्लीकेशन हमारा चेंज, जो भी हमें अप्लाई करना है, जिस चीज का हमें एप्लीकेशन प्रिंसिपल का करना है, एप्लीकेशन अप्लाई करना है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, जैसा सिचुएशन रहेगा
उसी हिसाब, क्योंकि सिचुएशन भी क्या है, हमें कंफर्म नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो आगे जब बढ़ेंगे जैसा सामने आएगा वैसा ही प्रिंसिपल डिसीजन लेंगे हम लोग, प्रिंसिपल बनाएंगे। हाँ फ्लेक्सिबल, वही बात आगे घूम फिर किस पर आ जाएगी, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है। हाँ अब आपका आ रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या है भाई इसका सिग्निफिकेंस, आइए भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। चीज में बताएगा कि मैनेजर्स को भाई उनको तो पता रहेगा ना कि हमारे इंसाइट्स क्या क्या हमारे पास हैं, इसकी बेसिस पर डिसीजन लेना रहेगा, हमको पता रहता है। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हमने कहा था फर्स्ट चैप्टर में कहा था, ये वर्ड मानसी बार बार आएगा, हम बार बार आपसे पूछेंगे। दोनों आ गया, एक तो आ गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, लंबा थोड़ा क्लास लिया था हमने, खूब समझाया था इसके बारे में हमने आपको, क्या होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और क्या होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम क्या बताया था हमने, एकदम से किसी भी चीज का मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरा फुल्ली यूटिलाइज कर लो, जो भी रिसोर्स हमारे पास है जरा सा भी कोई वेस्ट ना हो, कंप्लीट रिसोर्स का यूज किया जाए, बोलते हैं ऑप्टिमम, मतलब इससे ज्यादा और यूज नहीं हो सकता था, इतना यूज कर लिया हमने, इसको बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो गया रिसोर्सेज का जो हमारे पास है। और इफेक्टिव मतलब क्या होगा, एडिशन क्या है हमारा, इफेक्टिव है, जिसमें क्या हो रहा है, डिसीजन ले रहा है उसमें प्रभाव पड़ रहा है डिसीजन से। डिसीजन क्या होगा हमारा, ये होगा, लिया जाएगा आपसे साइंटिफिक डिसीजन लिया जाएगा, और मीटिंग द मतलब कि एक सिस्टमेटिक तरीके का डिसीजन, मैनेजमेंट साइंस, आर्ट साइंस सब था ना, मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट भी है साइंस भी है। साइंस मतलब क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है वो साइंस नहीं है, यहाँ साइंस मतलब सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा हो, उसको बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन होगा आपका, डिसीजन लेंगे आप सब सिस्टमेटिक में मिलेंगे आप, ठीक है ना। और मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब आप वही हो गया, जैसा माहौल मिलेगा, जैसा इन्वायरमेंटल, जिसकी इन्वायरमेंट के हिसाब से जो आपकी जरूरत होगी, बदलते हुए इन्वायरमेंट में बदलता हुआ जरूरत आप पूरा करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च जरूरी है। मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज होंगे, मैनेजमेंट के स्टाफ होंगे, मैनेजमेंट के पर्सन होंगे, ह्यूमन होंगे, उन लोग को क्या समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आई यूज किया जा रहा है उसके बारे में समझाया जाता है, ठीक है, ऐसे यूज करिए और अच्छा इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा आपका। और उस पर रिसर्च भी लोग करते रहते हैं कि ऐसा कैसे क्या हो सकता, क्या हो, तो रिसर्च से क्या एक्सपेरिमेंट है, उससे क्या एक्सपीरियंस है, उससे आगे डिसीजन है, सब कनेक्टेड है। कहीं भी आप जॉब के लिए आते हो तो आपसे पूछा जाता है ना, इससे पहले आप कहाँ काम करते थे, क्या एक्सपीरियंस है आपको, नहीं पूछा जाता है, और उसको चेक भी किया जाता है जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कैसे खाली बोल ही रहे हैं आप, कुछ सच में कुछ आता है नहीं आता है, तो आपसे टेस्ट लिया जाएगा आपका, अगर आप सही हो गए फिर से आपका सिलेक्शन हो जाता है तुरंत, नहीं तो फिर आपको कोई मतलब नहीं रह गया, नहीं एक्सपीरियंस भी है प्लस नॉलेज भी है, आप भूले नहीं है, इसको यूज भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अब इसमें तो जितना मैं समझाया है आपको वही चीज यहाँ पे क्या है, जिसमें लिखा हुआ है, इसको रीड करें या आपको दिक्कत समझ में आ गया, आ गया है, चलो अब आ रहा है, हाँ अब आ रहा है आपके सामने टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, टेलर्स आए, इन्होंने अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया कि कैसे करें। हाँ, इट इम्प्लाइज, मीनिंग इम्प्लाइज conducting the business activity according to standardized tools, method and trained personnel in order to increase input, improve its quality and reduce cost and waste through effective and optimum utilization of resources. Hence it states that there is always one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study of analysis. तो वो इसकी 4 लाइन में इन्होंने कई सारी बातें बता दिया, कई चीज ऐड कर लिया, देख रहे हो, इसमें इम्प्लाइज क्या बता रहा है आपसे, स्टैंडर्डाइज्ड टूल रहेंगे, मेथड अच्छे रहेंगे, ट्रेंड पर्सन रहेंगे, ठीक है ना, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी उनका करने के लिए,
क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा उससे, और कॉस्ट क्या होगी, कम करिए। आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करेंगे और क्वालिटी बढ़ेगा, तभी तो कस्टमर उसको पसंद चूज करेगा। भाई कस्टमर के सामने ऑप्शन बहुत है, जो कैश पे कर रहा है, प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, हम सोचते हैं कि भाई कस्टमर के सामने मेरा जाएगा तो भाई मेरा प्रोडक्ट सामने नहीं जाएगा उसके काउंटर पर। जब वो काउंटर पर आएगा तो उसके सामने 4-5 कंपनी के प्रोडक्ट रहेंगे, कई ऑप्शन रहेगा उसके पास। तो ऐसा क्या रहे मेरे में, ऐसा क्वालिटी दें जिसकी वजह से कस्टमर हमको क्या कर ले, चूज करे, मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, वो मेरा चूज उठा ले। क्या रहेगा, कॉस्ट भी रहना चाहिए हमारा, और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मैसेज अच्छी होनी चाहिए हमारे, और कॉस्ट एंड वेस्टेज, वेस्टेज कम गिराएंगे आप थ्रू इफेक्टिव एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे तो जाहिर सी बात वेस्टेज नहीं होगा, जब वेस्टेज नहीं होगा तो कॉस्ट कम गिरेगी। भाई कॉस्ट कब बढ़ती है, जब आपका वेस्टेज ज्यादा हो जाता है। तो आप ऑप्टिमम यूटिलाइज करिए रिसोर्सेज का, ताकि वेस्टेज कम हो और कॉस्ट अपने आप ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी आपकी। इसका मतलब क्या बताता है कि आप हर तरीके से ये आपकी इफिशियंसी मैक्सिमाइज करती जाएगी, जितना इफिशियंसी आपको है आप यूज करते जाइए और बढ़ते जाइए, ठीक है। अभी इन्होंने कहा दिया, कई तरीके बताया गया है, इनका मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, क्या मतलब है ये, दिस शुड बी साइंटिफिक स्टडी and analysis of each element of a job in order to replace the old rule of thumb approach or hit and miss method। ये क्या होता है, hit and miss method क्या होता है, भाई एक मेथड हमने यूज किया, कोई जरूरी है वो सेट बैठ जाए, दूसरा यूज किया, कोई जरूरी है सेट बैठ ही जाए, हिट एंड क्या है, मिस, हो सकता है हमने यूज किया मिस हो गया, कोई बात नहीं, सेकंड ट्रायल करते हैं, दूसरा मेथड, फिर लगाया निशाना, फिर लगाया उसमें सादा, तो क्या हुआ, सही हो गया, हाँ सही हो गया, यानी कि हिट एंड मिस इसको कहते हैं। वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक, यानी क्या कर रहे हैं इस तरह से हम लोग हिट एंड मिस मेथड लगा रहे हैं, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यही हो रहा है एक तरीके से, हिट मिस लगाइए, मेथड लगाइए और देखिए कि कौन सा सही बैठता है, कौन सही पड़ जा रहा है, कौन सा मिस हो जा रहा है, तो आपका क्या हो जाए इस तरीके से, ये इस तरीके से अब क्या है, एक्सपेरिमेंटिंग हो रही है टू डेवलप न्यू टेक्निक्स व्हिच मेक द वर्क मच सिंपलर, इजियर एंड क्विकर। देख लो, यानी क्या है, इससे क्या हो जाएगा आपका, ऐसा तरीका अपनाइए जिससे सिंपल भी हो, इजी भी हो, जल्दी भी हो, क्विकर भी हो, ठीक है ना। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, यानी जो भी ट्रेडिशन चला रहा है उस पर क्या करें, उसी पर आप क्या करिए, करते रहिए, खोजबीन करते रहिए, ठीक है ना, एक नया तरीके का, उसके ऊपर जो वर्क स्टडी करते रहिए, आप वर्क कर रहे हैं उस वर्क पर स्टडी करते जा रहे हैं, तो जो चीजों को एक बार की है, 2 बार की, जैसे मान लो कि तुम्हें कोई क्वेश्चन लगा रही हो, कोई एक तुमने क्वेश्चन उठाया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाया अकाउंट्स का, तुम लगा रही हो, लगाते लगाते तुमने एक बार लगाया, तुमको आया समझ में, उसी को दूसरी बार लगाया, कुछ और ज्यादा समझ में आया, 4 से 5 बार लगाओगी, लगाती रहोगी ना, फिर सोचती रहोगी कि इसको और किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में वर्क स्टडी, आप वर्क करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आपके रास्ते आते जाएंगे, यहाँ 3 बार 4 स्टडी करेंगे उसके ऊपर तो 2-3 रास्ते निकल के आएंगे, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये रास्ता अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगे हमको, आपका हिट हो जाएगा, वो इजी पड़ जाएगा आपके लिए। तो अपने आप आपको इस तरह से आपने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये चीज करती हो तो इसको ऐसे करके देखो क्या होता है, वो वैसे करके देखें क्या होता है, तुम्हें समझ में आ जाता है बात, ठीक क्या आ रहा है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, दिस शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स achieving organizational goals. It goal. It implies that there should be mental revolution on part of managers and workers in order to respect each other role and eliminate any class conflict to realize organizational objective। यानी कहीं भी किसी क्लास में क्या हो जाएगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा तुरंत मालूम से पकड़िए आप उसको और तुरंत क्या करिए, उसको चेक करके कंप्लीटली जो उसको मैनेजमेंट में वर्क के हिसाब से चेक कर दीजिए, सही कर दीजिए उसको, तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, शुड बी कंप्लीटली हार्मोनी है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, एक क्या एकदम से मिला हुआ एकदम, हाँ जहाँ कंप्लीट आ जाए आपका, कोई गड़बड़ हो रहा है तो सही कराइए, क्योंकि दूसरा आपस में क्या है, हार्मोनी में मिला हुआ मिक्स। थर्ड आइए क्या बोल रहा है, ऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म,
यानी कि आप कोई भी फैसला करेंगे, कोई ऑप्शन करेंगे तो एक पर्सनली व्यक्तिगत तरीके से आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने बारे में, एक के बारे में नहीं सोचना है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल। पूरा पूरा सब, एक का नहीं, पूरा लेबर का, सबके बीच क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए, ठीक है ना। फिर है कंस्ट्रक्टिव सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज मस्ट बी इंकरेज एंड, यानी कि आप लोग एम्प्लॉय लोगों से भी क्या लेते रहिए, सजेशन लेते रहिए, ठीक है ना। इसमें बना होता ना, हर देखो ऑर्गेनाइजेशन में एक सुझाव पेटिका बनी रहती है कि अगर कोई मैनेजमेंट का डाटा नहीं बोल पा रहा है तो सुझाव पेटिका होता है ना, शिकायत पेटिका या सुझाव पेटिका, उसमें लिख लिख के लोग डालते रहते हैं। तो आप ऐसे करिए, समय समय में वर्कर्स की या स्टाफ की मीटिंग बुलाइए, मीटिंग में बात करिए, आप उसमें उनसे बोलिए, उनके साथ समझिए कि वो भाई वो काम कर रहा है, उससे पूछिए भाई आप क्या, कोई आइडिया है आपके पास, ऐसे आपका इसको और कुछ बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, उसकी सुनो। हो सकता है 10 लोग सुनने में आपके पास कुछ एक ऐसा आइडिया निकल के सामने आ जाए जो कि अच्छा हो। तो दिमाग सबके पास है, ऐसा नहीं वर्कर है तो मूर्ख है, स्टाफ है तो मूर्ख है, सकता है वो भी दिमाग रखता हो, क्योंकि वो काम दिन रात वही काम कर रहा है, उसको हो सकता है कुछ आइडिया हो, इसके जैसा हमने कहा है करने की सक्सेस कहा है, उसके बाद दिमाग और चलता हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो शायद वो बेहतर हो जाए। उससे पूछिए, उससे समझिए, अगर आपको समझ में आता है कि हाँ वो सही कह रहा है तो उसको अडॉप्ट कीजिए। अच्छी चीजें कहीं से भी अडॉप्ट की जा सकती है, यही बात कहा जा रहा है इसमें। फिर क्या कर रहा है, और वर्कर्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड, यानी कि आप इन लोगों को रोकना पड़ेगा, इन लोगों को ना कि अनरीजनेबल ना हो कोई चीज, वर्कर्स स्ट्राइक ना जाए, दिन से टिका हुआ सब कुछ है। डेवलपमेंट ऑफ ईच, सुनिए कुछ बोल रही हो क्या, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। आप, इट implies taking action for the development of competencies of all person of an organization after their scientific selection and assigning work suited to their temperament and abilities. Thus will increase the productivity by utilizing the skills and the work fully. ये बात हमने पहले बताया था आप लोगों को। देखो जो जिस शुद्ध भाषा में कहा जाए, अगर सरल भाषा में, तो जो जिस लायक हो उसको वही काम देना चाहिए, ठीक है। और जिसका टैक्सेशन मजबूत है उसको टैक्स काम दीजिए, जिसे अकाउंटिंग मजबूत है उसे अकाउंट काम दीजिए, ठीक है ना। जिसका सेल्स मार्केटिंग मजबूत है उसको मार्केटिंग में रखिए। राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस। और जिसके पास, आप देखते भी रहिए, सर्च भी करते रहिए कि किसके पास और क्या पर्सनल कोई स्किल तो नहीं है उसके पास। अगर किसी के पास आपको दिख जाए कि हाँ उसके पास कोई पर्सनल स्किल है, अगर उसके पास कोई पर्सनल स्किल है तो उसका भी आप देखिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको सीखिए, देखिए, समझिए, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर वो सही है तो आप तो ऑब्जर्व करेंगे ना, आप सामने वाले का क्या इसके क्या अंदर उसके क्वालिटी है, क्या कला उसके अंदर है, तो उसकी स्किल को भी आप देखिए और राइट प्लेस पर राइट जगह रखेंगे तो उसका पूरा यूटिलाइज होगा, उसके दिमाग का पूरा इस्तेमाल होगा और सही से वर्क होगा, वर्क तेजी में जाएगा, सही दिशा में होगा, ठीक है ना। डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा, हर चीज का डेवलपमेंट तेजी से होगा। अब राइट प्लेस पर अगर ना हो, राइट पर्सन राइट प्लेस पर ना हो तो डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा, स्लोली होगा। भाई ठीक है काम कर रहा है मगर एक्सपर्ट उसमें नहीं है, एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट है वो कोई दूसरा काम कर रहा है, तो ऐसे मत रखिए कि जो चीज जिस चीज में एक्सपर्ट हो उसको वही रखो। तो मैं क्या बोली, राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस, ताकि उसके स्किल का सही फायदा उठाया जा सके, ठीक है। चलो बात समझ में आ रही है। अब क्या है आपके सामने, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या टेक्निक है भाई, इनके इतने सारे टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट के, दिखा आपको कलरफुल तरीके से, ये देखो, देख पा रही है, तो आपके क्या है ये टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जितना हम डिस्कस किए जा रहे हैं आप लोग समझते जा रहे हैं, हाँ हाँ किए हम पढ़े जा रहे हैं, आप हाँ कर रहे हैं, तो हम सोचे अगली क्लास में पूछा भी जाए आपसे, सारा डिस्कस भी किया जाए आपसे थोड़ा बहुत, क्योंकि जब इस पर केस स्टडी बनेगा तो आप जाने रहोगे, समझो, डिस्कस किए रहोगे, तभी तो आप कर पाओगे स्टडी, ना कैसे करोगे आप। अब वो जमाना गया रटने वाला कि थ्योरी पढ़ लिया, ढेर सारा रट लिया और रट करके वहां पर लिखा है, वो खत्म। इस तरह क्वेश्चन अब नहीं आने वाला। अब आपको समझना है चीजों को, रटना नहीं है, सिस्टम चेंज हो चुका है। अब तब आपको क्या करना है, समझना है, तो सब और डिस्कस करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, डिस्कस करेंगे हम आपसे, आप डिस्कस करेंगे जितना समझ रहे हैं आप, क्योंकि हर पॉइंट को हम
समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं, न कि रटवाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लिखा है रट लो। ऐसा बिल्कुल नहीं, एक बार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रटना सिस्टम खत्म हो चुका है, रटने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। केस स्टडी जब आएगा तो आपको समझा हुआ जो आपने समझा है वही काम आएगा, उसी से आप डिसीजन ले पाएंगे क्या करना चाहिए यहाँ पर, इस केस में क्या हो। नहीं समझे रहेंगे, दिमाग ही काम करेगा। चलो, तो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट बात करें अगर जो बता रहा है आपसे, फंक्शनल फोरमैनशिप, अगला स्टैंडर्डाइज्ड एंड साइंटिफिक साइंटिफिकेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सॉरी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, और क्या है डिफरेंशियल प्लेस विलेज सिस्टम। ये तो किसी और हम समझ रहे हैं ना, वन बाय वन समझेंगे इसको, हम लोग पूरा डिस्कस भी करेंगे। एज ए होल ग्लांस देख लिया आपने, इतना हम लोग क्या करना है, इसकी टेक्निक जो है, इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेक्निक्स हैं, इतना आपने देख लिया। अब इसके बाद क्या करना हम लोगों को होगा, डिटेल में वन बाय वन इसको कवर करना होगा। चलो ठीक है, यही रोक लेते हैं, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इतना हम लोग रिवाइज करके आइएगा ताकि आपको समझ में आ सके। रटिएगा बिल्कुल नहीं, समझना है आपको, ये ध्यान रहे।